हेलो एवरीवन। फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम यहाँ से बाकी 3 जो बचे फंडामेंटल राइट्स थे उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको शुरुआत के 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता करना है तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय बात चल रही थी कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है, सबको मानने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसा ना हो कि कोई मेजर पॉपुलेशन वाला कोई रिलीजन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबाए। और जो संविधान बनाने वाले हैं उनका मानना था कि हमारे देश में सबके लिए जगह होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे तरीके होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे सबको फ्रीडम मिल सके, आज़ादी मिल सके। कोई अगर रोके तो उसे डर हो कि हाँ ये गलत है, कानूनी रूप से गलत है। ओके। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 यही पावर्स देते हैं इंडियन सिटीजन्स को। आर्टिकल 25 हमें बेसिकली हर तरीके के त्यौहार अपने रिलीजन या अपने कस्टम को मनाने का पूरा अधिकार देता है। कोई भी आपको अपने कल्चर, अपने फेस्टिवल को मनाने से रोक नहीं सकता। आर्टिकल 26 में आपको आपके रिलीजियस मैटर्स, जो भी आपके रिलीजन के अनुसार जो रस्में हैं, रीति रिवाज है, जो भी सिस्टम है, वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद ही मैनेज करने का पावर देता है। आर्टिकल 27 जब जो बिजनेस है और जो रिलीजन से बेस्ड है, कोई भी चीज़ डोनेशन वगैरह, इन सबको अलग रखता है। तो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो मान लीजिए कि डोनेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, और उससे कल भंडारे वगैरह कुछ रहे, तो इन सब चीज़ों में टैक्सेशन नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल 27 किसी भी रिलीजियस मैटर पे आपको कंपलसरी नहीं करता कि आप टैक्स पे करें। ओके। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स। तो जो गवर्नमेंट जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फंडिंग करेगी उसमें किसी भी स्पेशल रिलीजन का कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा। मींस उसको एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब किसी भी धर्म का कोई प्रेयर या प्रैक्टिसेस नहीं अलाउ होगी। प्राइवेट अथॉरिटीज़ है जहाँ पे स्टेट का फंडिंग नहीं है, वो कर सकते। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें बेसिकली कल्चर और एजुकेशन के बारे में है। मतलब कि चलिए आगे ही पढ़ के दें, फिर बताते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले समझिए, हर एरिया में, कंट्री में, चाहे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, भाषा सेम है नहीं, कल्चर सेम नहीं है, स्क्रिप्ट सेम नहीं है, त्यौहार भी मनाते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस हैं। ओके, समझ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो डिस्टिंक्शन हमेशा हर जगह बनी रह रही है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ एक नेशनलिज्म कि हाँ हम लोग इंडियंस हैं। आर्टिकल 29 में सबको ये राइट मिला है कि वो अपनी कम्युनिटी के जो लैंग्वेज है, कल्चर है, त्यौहार है, जो भी चीज़ें हैं जो सिर्फ उस एरिया में पाई जाती है, उसको कंजर्व रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि मेजर पॉपुलेशन जैसा कर रहा है वैसा ही करते करते अपनी कल्चर्स को भूल जाए। ओके। अब है आर्टिकल 30। माइनॉरिटीज़ को अपना सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बनाने का परमिशन मिलता है, और साथ साथ उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी। लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है, आई वेल्लोर के एक इंस्टीट्यूट है, आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था नीट के खिलाफ, एनटीए के नीट के खिलाफ।
क्योंकि वो जो क्रिश्चियन कॉलेज था, उसका मानना था कि राइट आर्टिकल 30 के अनुसार उस एजुकेशन में जो एडमिशन है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन का अधिकार उसका होना चाहिए। लेकिन नीट क्या कहता है, वो कोटा फिक्स कर रहा है कि इतने लोग होने चाहिए ऑल इंडिया से। तो इसके ऊपर केस हुआ था। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये ज़रूर पढ़ें। आर्टिकल 31। वैसे शुरुआत में तो ये इसको आर्टिकल को राइट दिया था, फंडामेंटल राइट्स बना के रखा गया था, लेकिन इसको सबसे पहले ही अमेंडमेंट में हटाया गया था। थोड़ा सा अमेंड किया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको बिल्कुल हटा दिया गया था और इसको सिर्फ एक लीगल राइट रखा गया था। कारण क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। मान लीजिए अब आपकी कोई प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट को उधर से ही रोड निकालनी है, आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे या फिर हाई कोर्ट कि हम अब जगह हटेंगे ही नहीं। तो वहाँ पे ना रेल बन सकती है ना रोड, तो सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसको बाद में इसलिए चेंज कर दिया गया। अब किन रूल्स के हिसाब से चेंज किया गया था, अब ये भी हम आगे इसी में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में। टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मैं जो चेंज की बात कर रहा था कि किस रूल्स के, किस आर्टिकल्स के बेस पे इन कॉन्स्टिट्यूशन को के इन फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, यहीं पे है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 से 35। आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट। देखिए, कल्चरल वगैरह जितने भी हमने बात की थी, इस ये सब तो हमें क्या देते हैं, आर्टिकल के थ्रू हमें बताया गया कि हमें कौन कौन सी राइट्स मिली हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपके राइट्स को वायलेट कर दे, तो क्या करेंगे आप? कोई रास्ता तो होना चाहिए। तो आर्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ये सारे के सारे इसी बात पे लिखे गए हैं, ताकि आपको रास्ता मिल सके कि अगर कोई आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करे, तो आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं उसको, और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए लीगल लड़ाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके। तो आर्टिकल 32 यही कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक, प्राइवेट या फिर कोई इंडिविजुअल ने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये पावर मिली है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स इशू करने का रिट्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से लीगल ऑर्डर है जो सबको मानना ही पड़ेगा। 5 तरीके के होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्टियोरी और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसमें नहीं है। ओके। डॉक जो रिट्स हैं, इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, कि क्या कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस किस पे अप्लाई होते हैं। देखिए, कुछ कुछ ऐसे रिट्स हैं जो पब्लिक अथॉरिटीज़ पे अप्लाई होती है, कुछ प्राइवेट अथॉरिटी पे होती है, कुछ इंडिविजुअल्स पे, अलग अलग तरीके से होती हैं। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों? क्योंकि एक यही है जो सीधे से सिटीजन्स को पावर दे रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपने केस लड़ सकते हैं। ओके। बाकी किसी भी क्राइम या फिर किसी भी केस में आप सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से अपील करके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसे राइट मतलब राइट्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके। और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती। हाई कोर्ट एक बार मना कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 32 है। ओके। अब है आर्टिकल 33, 34, 35। 33 डायरेक्टली बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरीके की फोर्सेस, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस फोर्स हो, या किसी तरीके की फोर्स है, उसके फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। ओके। जैसे कॉमन सिटीजन को मिलता है, सिविलियन को मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि फोर्सेस को भी वैसा ही मिले। ओके। आर्टिकल 34, पार्लियामेंट को ये
पावर देता है कि मार्शल लॉ जब देश में लगाया जाए किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तब वो किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, सिर्फ उस टाइम के लिए। ओके। आर्टिकल 35, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स for power to make law on certain articles in this part only on the parliament and exclude the state legislature jurisdiction from them। तो आर्टिकल 35 बता क्या रहा है कि पार्लियामेंट को कुछ पावर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स पे मॉडिफाई कर सकती हैं या फिर लॉ बना सकती हैं। स्टेट्स या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इस पे नहीं बना सकता। ओके। अब आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आरटीआई एक्ट 2005 से आया था। ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट के बराबर ही इसको माना जाता है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अगर इसको कोई वॉयलेट करेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बेसिकली ये लाया किस लिए गया था, ताकि करप्शन वगैरह जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं उनमें कम किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। ओके। उनके लोगों के बारे में क्या सोच रही है और क्या कर रही है काम। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई भी इंसान फाइल कर सकता है किसी भी मुद्दे पे गवर्नमेंट से। मान लीजिए आपके आसपास कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टेट की क्या पॉलिसी है एजुकेशन के या किसी भी सब्जेक्ट पे। ओके। और स्टेट क्या मॉडिफाई करने वाली है इन सब में, इन सब के बारे में फंडामेंटल राइट्स के ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इससे सिटीजन्स को भी पावर मिलती है। और अगर जो अथॉरिटी है, जो कमीशन है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को देख रेख करता है और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अगर डिले किया जाता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन कमीशन बैठाई गई 6 सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऑफिसर्स की टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। तो बस फंडामेंटल राइट्स में इतना ही। आगे मिलते हैं रीट्स के साथ। थैंक यू।